ऑलराइट बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स में क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ याद रखिए, सेट्स का मतलब होता है, बस सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ ताकि क्योंकि पेपर है, ये कहते हैं क्लास को। और कोई क्लास ब्रैकेट में बंद होती है, ठीक है जी, ब्रैकेट में बंद होती है, ठीक है जी। सेट्स की इट्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ब्रैकेट्स, बस सिंपल ये समझ लें। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको कहता है इस सेट की 3 टाइप्स हैं बेटा। माई माइक इज ऑलरेडी अनम्यूट, आप क्लिक द जॉइन ऑडियो करें बेटा, आपको आवाज आ जाएगी। अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन द ब्रैकेट्स, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें बेटा कि सेट्स पेपर में कैसे होते हैं, ठीक है जी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, इतनी ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल पहले सेट्स आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट क्या होती है बेटा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट होती है, सेट इंग्लिश में लिखा होता है, लिखा होगा सेट ए इज द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो जब आप इसको टैबुलर में चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा? टैबुलर फॉर्म में ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 3, 6, 9, 12 और 15 एंड नाउ क्लोज द ब्रैकेट। नाउ दिस इज द टैबुलर फॉर्म, ठीक है। अब ये आपकी टैबुलर फॉर्म हो गई, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है जी। इज दिस क्लियर? थर्ड फॉर्म इज सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा, सेट बिल्डर नोटेशन जो है बेटा, एग्जाम में सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए आपको सेट बिल्डर का पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल, ठीक है। फिर आप स्ट्रगल करेंगे। तो काइंडली जरा इसको देखिए, क्योंकि पेपर में मेजोरिटी जो होता है वो आपका जितना भी होगा वो आपका ऐसे ही लिखा होगा कि सेट बिल्डर नोटेशन में उन्होंने आपको दिया होगा। अब सेट बिल्डर नोटेशन अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज क्या चीज है, वो मैं आपको थोड़ी देर पहले इसमें दिखा चुका हूँ, जरा देख लें बेटा। ये लिखा हुआ है, ये एक्स कॉलन एक्स इज अननेचुरल नंबर। अब ये आपके पास आ सकता है, अब मैं आपके सामने इधर लिख रहा हूँ तो काइंडली प्लीज पे अटेंशन। एग्जाम में आपके सामने आ रहा होता है सेट बिल्डर नोटेशन में कुछ इस किस्म से लिखा होगा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, कि ये एक नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अब आपको नेचुरल नंबर्स का पता होगा, नंबर्स का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम नेचुरल नंबर्स हैं, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड इट विल एंड टिल इनफिनिट, इनफिनिट तक ये जाएगा, ठीक है। ये सेट्स के 3 फॉर्म्स हो गए। इन तीनों फॉर्म्स के ऊपर पहले सेंटेंस में लिखा होगा, सेंटेंस को ओपन कर लो, और अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप लोगों ने इसको ऐसे लिखना है। इज दिस क्लियर? अगर फॉर एग्जाम्पल ये कुछ कोई और चीज लिखी हो, ये ऐसे लिखा हो, ये कहते हैं example number 2, it says that x such that x it belongs to z, z। अब z आपको पता है कि z किसको कहते हैं? z इंटीजर्स को कहते हैं, ठीक है जी, z इंटीजर्स को कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है आपके लिए कॉमा लगा के, देन उन्होंने लिखा हुआ है belongs to z where, यहाँ पे लिखा होगा where z is greater than or equals to 15। तो मतलब ये वो तमाम इंटीजर्स हैं जो कि 15 और 15 से बड़े हैं, तो 15, 16, 17 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। फिर देयर आर 3 ऑपरेशंस, 3 ऑपरेशंस हैं सेट्स के ऊपर, 3 ऑपरेशंस। पहला है यूनियन। यूनियन का मतलब है बेटा, यूनियन का मतलब है राइट ऑल टुगेदर, राइट ऑल टुगेदर बट राइट कॉमन वंस। मैं ये बार बार पढ़ा चुका अपने स्टूडेंट्स को, तो काइंडली प्लीज पे अटेंशन। राइट ऑल टुगेदर बट राइट कॉमन वंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5
और set B is equals to 2 3, that's it. एग्जामिनर आपसे कहेगा A यूनियन B, U का मतलब होगा यूनियन, तो आप पहले A लिख लेना 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज यूनियन, फिर B लिख लेना 2 and 3. इसका मतलब है राइट ऑल टुगेदर बट राइट कॉमन वंस, तो सबको इकट्ठा लिखना है लेकिन कॉमन को एक दफा लिखना है, तो 2 और 3 एक ही दफा आएंगे, तो ये हो गया मेरा आंसर. तो मैं कह सकता हूं कि दैट A यूनियन B इट इज इक्वल्स टू सेट A. कैन आई से दैट एवरीबॉडी? क्या मैं कह सकता हूं कि A यूनियन B सेट A के बराबर है? Yes Yes, or sir. no? Yes, Okay. sir. Okay. And at the same time I can also say that at the same time I can also say that B is the subset of A, कि B जो है वो A का सबसेट है, और मैथ्स में सबसेट का एक सिंबल है, और वो सिंबल क्या है ये याद रख लें. सबसेट का सिंबल है कुछ ऐसा होता है. ठीक है जी, कि दैट B इज द सबसेट ऑफ A. इसका मतलब है कि अगर मैं A को बना लूं, दिस इज माय सेट A, और B जो है वो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि B के एलिमेंट्स हैं 2 और 3, 1 2 3 4 और 5 बाहर चले जाएंगे. देख लें बेटा, तो क्या B सबसेट हो गया? तो B को हम लोग बोलेंगे सबसेट, और A का नाम होगा सुपरसेट. इसको सुपरसेट कहते हैं. ठीक है, कि इसके अंदर B के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं. ठीक है जी, ये जरा याद रख लें बस टर्मिनोलॉजीज. ठीक है जी, ओके. देन मूविंग फॉरवर्ड, एग्जाम के अंदर आपको दूसरा पार्ट मिलेगा इंटरसेक्शन का. ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है राइट कॉमन ओनली. आपको ये आएंगे तो आगे मैं शेडिंग करवा सकता हूँ. राइट कॉमन ओनली, कि आप कॉमन को जो है आप एक सिर्फ कॉमन्स को लिखना है. फॉर एग्जांपल सेट A इज 1 2 3 4 5, सेट B इज 2 and 3. सो A इंटरसेक्शन होता है बेटा उल्टा U, तो इसमें सिर्फ कॉमन्स को लिखना है. तो कॉमन नंबर्स आर 2 and 3. कैन यू सी दैट कि 2 और 3 दोनों सेट्स में कॉमन है, तो आई विल राइट 2 3. सो आई कैन से दैट बेटा कि दैट A इंटरसेक्शन B इज 2 3. yes or no? And I can also say that A intersection B it is equals to B, कि ये B के बराबर है. Okay, the third concept which examiner will test it is complement. Complement of set. Complement of set का मतलब है universal minus dat set. अब ये क्या चीज होती है जरा देखना बेटा. यूनिवर्सल सेट इट इन कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन पेपर में यूनिवर्सल सेट नहीं लिखा होता, इसका सिंबल बना होता है, ये बना होता है कुछ इस तरह का ई बना होगा, लिखा होगा कि यूनिवर्सल सेट इट इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इसके बाद जो सेट्स आपको देगा ना सेट ए, तो वो तमाम इसके अंदर मौजूद होंगे. अब वो इधर लिख सकता है कि सेट ए इज, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आ सकती है पेपर में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पेपर में, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स. ठीक है, तो आपको पता है कि सेट ए क्या होगा, इवन नंबर्स और यूनिवर्सल्स में ही होने हैं 2 4 6 8 and 10. सेट बी के लिए एग्जामिनर ले सकता है आपके लिए कि सेट बी है x such that x belongs to b where b is prime numbers, b is prime numbers. ठीक है जी, तो अब आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल में प्राइम नंबर्स क्या हैं. तो प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 and 7. ओके जी, अब एग्जामिनर आपसे कॉम्प्लीमेंट्स पूछेगा और इस कैसे कैसे आ सकते हैं और सब देख लें. फॉर एग्जांपल टाइप 1 पहले पूछ सकता है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बेटा यूनिवर्सल माइनस ए. यूनिवर्सल सेट था बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bracket close minus the set A was even numbers, so 2 4 6 8 10 bracket close.
सो हमने यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है, तो जरा माइनस कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 माइनस हो गया। सो वी गॉट 8 ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 एंड 9 इज द आंसर। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कह सकता है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस बी। ठीक है, तो ये आप लोग खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, ये आसान है, एक मैंने बता दिया। अब फॉर एग्जाम्पल थर्ड में वो आपसे ये कह सकता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब ये है कि बॉड मास अब जिसको आता है तो वो आपने याद रखना है। पहले कहता है ए यूनियन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वील फाइंड आउट ए यूनियन बी एंड देन वी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। एंड नाउ आई नीड ए यूनियन बी फर्स्ट। ए यूनियन बी मींस ए इज 2 4 6 8 and 10 union, or b was prime numbers, so 2 3 5 or 7 was prime number. Okay ji, so write all together but write common ones. So 2 3 4 5 6 7 8 और 10, तो ये हो गया मेरा बेटा ए यूनियन बी। अब निकालूंगा मैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3। ये स्टूडेंट्स जो है जल्दबाजी में करते हैं ना, तो कोशिश करें कि आप लोग ये स्टेप सारे करें पेपर में, ठीक है, तब आप लोग गलती नहीं करेंगे इसमें। 6 7 8 9 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 और 10। ओके, तो 2 3 4 5 6 7 8 or 10 cancelled, so the result is 1 and 9. Is this clear everybody? Yes or no? बेटा किसी का कोई क्वेश्चन आया तो पूछ सकता है जी। होपफुली क्लियर होना चाहिए सबको। चलें जी, अब चलते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम्स। When was the mathematician? He gave us the Venn diagram. पेपर में दो तरीके का वेन डायग्राम आपके सामने आएगा, कहीं पे 2 सेट्स होंगे और कहीं पे 3 सेट्स होंगे। ठीक है जी, कीप दिस इन माइंड। ओके, 2 सेट्स का वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। This is set A, this is set B and this is universal set, और 3 सेट्स कुछ ऐसे होंगे। ओके, एग्जामिनर आपको कहेगा कि सेट्स के बारे में आपको क्या नॉलेज है, और वो एग्जामिनर टेस्ट करेगा कि आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट आता है कि नहीं, ए बी एंड सी। अच्छा, फॉर एग्जांपल सेट्स में जो सबसे पहले है ना, वो आता है शेडिंग करना। ठीक है, शेडिंग करना और प्लॉटिंग करना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेट ए, ऊपर वाले जो सेट्स हैं अगर मैं वो लिखूं, ठीक है, अगर ऊपर वाले जो मैंने सेट्स लिखे थे वो मैं लिख दूं, तो उनको मैंने प्लॉट करना है इसमें। तो प्लॉटिंग, पहले आप सीखेंगे प्लॉटिंग कैसे करते हैं। प्लॉटिंग, प्लॉटिंग इज यूनिवर्सल सेट हमने सपोज किया था ऊपर क्वेश्चन में। अगर मैं ऊपर से सेट्स उठा लूं, जरा नीचे लेकर आ जाऊं, एक मिनट से सब्र कीजिएगा। ठीक है जी, तो ऑल राइट, ओके, यूनिवर्सल सेट वर 1 to 10। ठीक है जी, ये 1 to 10 था हमारे पास। सेट ए जो थे वो इवन नंबर्स थे, और सेट बी जो था वो प्राइम नंबर था, लेकिन 2 एक वैसा इवन नंबर है जो इन दोनों का कॉमन रीजन है। यस और नो? सो आई विल राइट 2 हियर। ठीक है, 4 6 8 10 हियर, 2 3 5 7 हियर, वट एवर इज लेफ्ट इज आउटसाइड, इट इज 1 and 9, so 1 and 9 will be outside। ठीक है जी, now I can see that the intersection is, the intersection of A intersection B is 2. Yes or no? This is the common region. Yes or no? And
द यूनियन विल बी समथिंग लाइक दैट। वो क्या होगा नीचे चल के, अब आपको वन बाय वन सिखा रहा हूं, देखते जाइए। शेडिंग ऑफ टू सेट्स। तो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। आपके पास पेपर में 1 मार्क और 2 मार्क के लिए आता है, जल्दी जल्दी बस ये स्टेप फॉलो कर लेना, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए एंड बी। अगर एग्जामिनर कहता है कि शेड ए यूनियन बी, ठीक है जी, कि ए यूनियन बी को आप शेड कर लो, तो जब आप ए यूनियन बी को शेड करोगे तो वो कुछ ऐसा रीजन आपके सामने बनेगा, देखते जाएं। ए यूनियन बी का मतलब है कि आप लिखते हैं इसमें अपने आप से नंबर्स लिखते हैं और ये नंबर्स आपने ऐसे ही लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है जी। अब ए यूनियन बी होता है राइट ऑल टुगेदर बट राइट कॉमन वंस, तो इसका मतलब है 1 2 3 इज द आंसर, बट लेकिन ये कैसे आता है ये देख लें बेटा। यहाँ पे ये स्टेप आपने सबके लिए फॉलो कर लेने। आपने जल्दी से लिखना है पेपर पे, एक साइड पे लिखना है यूनिवर्सल है 1 2 3 4, नजर आ रहा है बेटा सबको। ए है 1 2, बी है 2 3, एग्जामिनर कहता है ए यूनियन बी फाइंड करो, तो कर लेते हैं 1 2 ब्रैकेट क्लोज यूनियन बी इज 2 3, राइट ऑल टुगेदर बट राइट कॉमन वंस 1 2 3। ओके 1 2 3 आ गया, सो शेड 1 2 3, और शेडिंग करने के लिए एग्जाम में ये चीज भी काफी है बस, ठीक है। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? ये लाइनें लगा के आप इसके बाद फिर अपनी मर्जी से जैसे चाहे दिल चाहे वैसी शेडिंग कर दें, ठीक है। कोई ये लाइनें लगाएं बीच में क्योंकि पेपर स्कैन होते हैं, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके जी, फॉर सर एग्जाम्पल। जी बेटा। सर जो हम लाइन है द शेडिंग शुड बी डूड विद पेन और पेंसिल। जी बेटा पेंसिल से करें, पेंसिल से, HB2 पेंसिल, ठीक है। ओके जी, 1 2 3 4। ओके, अब वो एग्जामिनर कहते हैं एक फाइंड करो। अच्छा याद रखें, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए, इसका मतलब है ए आउट। यस और नो कि ए आउट हो जाएगा इसमें से। तो जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि 1 2 3 4 में से हमें ए को माइनस करना है, और ए के सेट्स हैं 1 एंड 2, so the result will be 3 and 4. That is what A complement is. Now the examiner is asking intersection B. So A complement, intersection, or B के elements are 2 and 3. So the common region is 3. So we got 3 as the answer. So we have to shade only 3. हम लोगों ने सिर्फ 3 को shade करना। Is this clear everybody? इन steps को follow करके आप लोग किसी किस्म का भी कर सकते हैं। तो ये इलाका आपने कहा रिपीट करूं, तो रिपीट में यह है बेटा कि वो कह रहा है एग्जामिनर आपको कह रहा है कि एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी शेड करो। वो आपको ये कहेगा इसमें कि शेड दिस, ठीक है। एग्जामिनर आपको कहेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को आप शेड करें, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल आउट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है बेटा? यूनिवर्सल आउट। तो यूनिवर्सल में से आपने ए को माइनस किया, यू गॉट 3 and 4, ठीक है। यस और नो? यस और नो बच्चा? यस सर। बेटा ओके, यूनिवर्सल में से आपने ए को माइनस कर दिया, ठीक है जी। जब यूनिवर्सल में से आपने ए को माइनस किया तो यू गॉट 3 and 4। नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये सेट था हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का, और बी सेट ये है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बेटा टर्न ऑफ योर कैमराज एंड टर्न ऑफ योर माइक्स प्लीज। अपने कैमरा को टर्न ऑफ कर दें बेटा, और माइक को भी। ओके, देन प्रोसीडिंग फॉर 3 सेट्स। अब 3 सेट्स में क्या होगा बेटा? ये 3 सेट्स हैं, 1 2 3, कुछ ऐसे बने होंगे आपके सामने, ठीक है जी। ये हो गया बेटा यूनिवर्सल, ये है ए, ये है बी,
ये है सी। ओके, जब ए बी सी आपके पास सेट आ चुका, तो आप ए बी सेट के अंदर आई एम गोना मार्क फ्यू एरियाज। तो अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूंगा। आई राइट 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हर एरिया में मैंने एक नंबर लिख दिया है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे कहेगा फॉर एग्जांपल कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, और वो ऊपर लिखा होगा शेड, और अब वो कहेगा कि 1 मार्क है, ठीक है जी, कि 1 मार्क है। अब यहाँ पे याद रखें, जब स्टूडेंट जल्दबाजी में, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि आपका एरिया क्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप बगैर वर्किंग के करेंगे तो वो कैसे होगा, और वर्किंग के साथ कैसे होगा वो भी दिखाता हूँ। पहले देखें जरा, ए यूनियन बी लिखें। तो ए यूनियन बी आ रहा है 1 2 3 4 5 6, राइट ऑल टुगेदर बट राइट कॉमन वंस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, ए और बी को इकट्ठा कर दिया। अब कह रहा है बेटा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ए यूनियन बी आउट, तो इसको आउट करना है, ठीक है। तो 1 to 8 नंबर्स है, 1 to 8 में से 1 to 6 माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 और 8। यस और नो? तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, तो ये आएगा बेटा 7 8 इज माय ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी, और सी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 और 7। सो 7 8 और 4 5 6 7 में क्या कॉमन है बेटा? 7 कॉमन है। सो इसका मतलब है कि वी विल शेड ओनली रीजन 7। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीजन 7 को शेड करेंगे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस और नो बच्चे? सर सर एक्सप्लेन कर लेंगे। एक दफा एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने रीजन मार्क कर लिए, फिर एग्जामिनर जो कह रहा है, ठीक है, आप वो काम करो। अब यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी करें। इज दिस क्लियर? यस तो सर। मैंने पहले ए यूनियन बी फाइंड किया है, तो वो ये आ गया, ठीक है। कैसे करते हैं ये ऊपर सिखा चुका हूँ। फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए यूनियन बी को आउट कर दो, तो 7 8 बच गया। यस और नो? यस सर। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि 7 8 हमने फाइंड किया हुआ है, और 4 5 6 7। बेटा किसका माइक ऑन है यार? प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके जी, ये था बेटा हमारा सेट्स। अभी हम चलते हैं जरा क्वेश्चंस के ऊपर। ये मैंने वर्कशीट्स बनाई हैं आपके लिए, ठीक है। टाइप 1 के क्वेश्चन ऑलरेडी शेडेड हैं, और अब आपको ये टाइप 1 तब समझ आएगी जब आप शेडेड करना जानोगे, तब आपको ये टाइप 1 समझ आएगी, ठीक है। तो मैं टाइप 1 अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम के बाद करते हैं। ओके जी, ये देख लें बेटा, टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन 3 देखें। पहले शेड करना सीखें। कहता है ए यूनिट बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से 1 2 3 4 लिख दूंगा इसमें। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2, बी के एलिमेंट्स हैं 2 3, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ओके, अब एग्जामिनर कह रहा है पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। चलो जी निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट है बेटा यूनिवर्सल माइनस बी, मतलब 1 2 3 4 में से बी को माइनस करो, बी है हमारे पास 2 और 3, क्लोज इट। तो माइनस किया तो 1 और 4 आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब कहता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए सेट है हमारे पास 1 2 यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1 4। तो द आंसर इज 1 2 एंड 4। इसका मतलब है आई हैव टू शेड एवरीथिंग एक्सेप्ट 3। तो मुझे सब कुछ शेड करना है लेकिन 3 के अलावा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? समझ आ गई बेटा जी सबको? सर। ओके, प्रोसीडिंग, जरा आगे क्वेश्चन सेलेक्ट करने दें। यस, ये देख लें बेटा, थ्री स्पेस आ गए हैं। शेड द एक्ट, कहता है बी इंटरसेक्शन सी। ओके, सी लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी। अब करेंगे कैसे? मेरी वाली बात मान लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लें।
जब आपने लिख लिया, पहले ब्रैकेट को फॉलो करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी जरा देख लें बेटा, तो बी इंटरसेक्शन सी आपको नजर आ रहा है, ये वाला रीजन है, यस और नो, यस और नो। बी और सी का कॉमन है 5 6। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग स्टेप कर सकते हैं। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, तो ए सेट है हमारे पास 1 2 4 5, यूनियन ये है हमारे पास 5 6, तो यूनियन का मतलब है राइट ऑल टुगेदर, तो ये हो जाएगा 1 2 4 5 6, राइट ऑल टुगेदर बट राइट कॉमन वंस। तो हमें 1 2 4 5 6 को शेड करना है, तो 1 2 4 5 ये हो गया, 6 भी शेयर करना है, यस और नो, मतलब 3 7 8 को शेड नहीं करना है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? वेल डन, ओके। नाउ अब जरा ये भी देख लें जरा, एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन दैट व्हाट हैपेंड हियर, ये खाली पी शेड हुआ है, आई कैन सी दैट क्यू इज नॉट शेडेड, यस और नो, yes or no? Yes, sir. Okay, so q is not shaded, it means that it is q complement, yes or no? Yes, sir. Okay, is it intersection p or union p? जी, क्या q कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हुआ है p के साथ या इंटरसेक्शन, जरा ये बताएं मुझे, क्योंकि सारा शेड नहीं है, सिर्फ p शेड है। वेरी गुड, Sir, intersection. इट्स इंटरसेक्शन। यही लाग उल्टा बोला है बेटा आपने, q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन p, समझ आई आपको? ओके, इसलिए यही लाग, जरा इधर देखो बेटा, अगर मैं q कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, जरा देख लो बेटा, q कॉम्प्लीमेंट में लूंगा तो मैं सबको शेड करूंगा, यस और नो, लेकिन q को शेड नहीं करूंगा, ऐसा ही है। लेकिन यहां पे इस डायग्राम में ओनली दिस रीजन इज शेडेड, इट मींस दैट इट इज सेक्शन। जब बाहर वाला शेड हो ना तो यूनियन होगा साथ, ओके? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। चलें जी, जरा इधर देख लें बेटा, अब 3 सेट्स आ चुके हैं कि ये क्या हुआ है, सिर्फ ये छोटा रीजन शेडेड है, तो व्हाट हैज हैपेंड? एनीवन, कोई भी बता सकता है, खैर है, कोई भी बता सकता है बच्चे। बी यूनियन सी, ओके, तो बी यूनियन सी हुआ, नहीं नहीं, बी यूनियन सी नहीं है बेटा, ये बी यूनियन सी होता तो सब शेड होता। सर बी ये इंटरसेक्शन सी ए ओके यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलें जरा देखते हैं जी। पहले इन्होंने बताया कि एक तो ये बी और सी का इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी, ओके, यस और नो? ओके, अब बी इंटरसेक्शन सी क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है कुछ, इसके आगे यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। जरा देखें बेटा, एक तो ए पूरा आउट है, ए तो शेड ही नहीं है, आपने अगर पेपर में ऐसे भी लिख दिया ना ए कॉम्प्लीमेंट, फिर आपने लिखा कि बेटा बी इंटरसेक्शन सी, अब इनके दरमियान में यूनियन और इंटरसेक्शन लगाना है। मैंने कहा है ना कि देखो बाहर शेड नहीं है, यस और नो, तो दरमियान में क्या होगा, सोच के बताएं, सोच के बताएं शाबा। खैर है, टेक योर टाइम और बस सोच के बताएं मुझे। देखें, बायर बायर का यूनियन, बायर का एरिया शेड ही नहीं है, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जब बायर का रीजन शेड ना हो तो वो Intersection. इंटरसेक्शन होता है, तो बस दरमियान में इंटरसेक्शन लिख देना। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो अब ये जरा शेड करो, खुद ही मुझे बताओ कौन सा रीजन होगा, शेड करो जल्दी से, एक पेपर पे बनाओ, पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट को शेड करो, शाबाश जल्दी करो, पेपर में आ सकता है ये, जल्दी से शेड करो, जल्दी करो शाबाश, हरी अप। तो क्यू के अलावा सारा कुछ। क्या चीज? सर क्यू के अलावा और सारा शेड करने से। देखें जी, क्यू के अलावा सारा शेड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जरा फोकस करें बेटा। पहले ये कह रहा है कि पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो आपने क्यू आउट किया, ठीक है बेटा, आउट कर दिया, यस और नो? तो जब Yes, मैं sir. क्यू आउट करूंगा तो ये सारा शेड हो जाएगा, यस और नो? लेकिन अभी एक दूसरा ऑपरेशन भी है बीच में, वो कहता है यूनियन पी, तो यूनियन पी का मतलब है कि ये भी शेड करो, क्लियर हो गया?
सर अगर होता इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन क्यू आउट, क्या होता? सर अगर पी इंटरसेक्शन क्यू होता, तो फिर हम नहीं कर देना शेड इसको। सर ये एक्सप्लेन कर देंगे सर दोबारा। देखें जी, इसमें अगर आप लोग इसमें फंसते हैं ना, तो बस आपने मेरा स्टेप फॉलो करना है, ठीक है? और वो क्या है, 1 2 3 4 लिख दें बस। पहले कह रहा है बेटा कि क्यू आउट, तो जब मैं क्यू को आउट करता हूं तो मेरे पास 1 और 4 बचता है, यस और नो? अब पी के साथ जब मैं इसका यूनियन करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास, पी है 1 2 यूनियन और क्यू कॉम्प्लीमेंट है 1 4, तो क्या आ गया बेटा, 1 2 4 आ गया कि नहीं, यस और नो? ठीक है सर, समझ आ गया। तो 1 2 और 4 को शेड करो, मतलब 3 को शेड नहीं करना है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इस पे टाइम वेस्ट ना करो, अपना भी और मेरा भी। तो कोशिश करो कि इसको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ओके सर। एक दफा दो दो वाले और एक दफा एक एक वाला, समझ आएगी? चलें जी, ये बस ये देख लें, इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे टॉपिक के साथ। एग्जामिनर कह रहा है द डायग्राम शो द सेट ई पी क्यू एंड आर। अब ये ई मैंने पढ़ा लेकिन आपने ई नहीं पढ़ना, तो इसका मतलब है ये यूनिवर्सल है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स उसने दे दिए हैं। फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ एन क्यू यूनियन आर। तो क्यू यूनियन आर, क्यू और आर का कॉमन रीजन है, और क्यू और आर का कॉमन रीजन और पूरा, यस और नो? यूनियन है ना, इंटरसेक्शन तो नहीं है ना, यस और नो? और एन का मतलब है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं पहले लिखता हूं क्यू यूनियन आर। तो देखिए क्यू यूनियन आर में क्या क्या है बेटा, 2 है, 3 है, ये मिटा देते हैं जरा जरा क्लियर हो जाए। तो क्यू और आर के एलिमेंट्स बता दें इकट्ठे, 2 3 5 6 9 4 7 8। तो यहाँ पे नंबर मांग रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इज द आंसर। इज दिस क्लियर सर एवरीबॉडी? मेरे ख्याल में 4 नहीं होगा सर। मैंने तो 4 किधर लिखा है सर आपने 4 लिखे सर, 4 7 8। बेटा? क्यू यूनियन आर है ना, यस सर। क्यू यूनियन आर है कि नहीं? यस सर, क्यों नहीं आ तो रहा मैं सर? क्यू और आर का यूनियन करूंगा, कॉमन मैंने एक दफा लिखने हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। ओके सर। ओके, कहता है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमारे पास जब हम पी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रीजन कौन सा, तो हमें इजीली एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पी आउट, ऐसा ही है बेटा, यस और नो? यस सर। तो पी को आउट करें जरा बेटा, पी को आउट करें, क्या बच गया? 1 2 3 4 आउट कर दें तो आएगा सर 5 सर 5 6 6 7 7 8। 8 9 10, 10 भी है बेटा, 10 बाहर लिखा हुआ है, 10 ना भूलना। ओके जी, अब कहता है क्यू यूनियन आर। पहले क्यू यूनियन आर करेंगे फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो क्यू यूनियन आर हमारे पास आए हुए है ना ऊपर, यस और नो? हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज 2 3 5 5 6 9 4 7 एंड 8। नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों का कॉमन क्या है बेटा? व्हाट इज कॉमन इन दीज टू? एक 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 इज कॉमन, 8 इज कॉमन, 9 इज कॉमन, यस और नो? यस सर। तो ये कहता है लिस्ट द एलिमेंट्स, तो हमने ये एलिमेंट्स लिखने हैं, नंबर नहीं लिखना यहाँ पे। तो 5 6 7 8 एंड 9 इज द आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, फिर कहता है कि वन एलिमेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम यूनिवर्सल, मतलब 1 to 10 में से एक एलिमेंट को चूज किया। राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एलिमेंट बिलोंग टू पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर। तो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है पहले जरा बताओ मुझे देख के, पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है बेटा? इट्स सेट्स का टॉपिक हो रहा है। सर पी इंटरसेक्ट, हाँ जी, पी इंटरसेक्शन क्यू इज 2 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 3। ओके, फिर मुझे बताओ बेटा पी इंटरसेक्शन आर क्या है? 4 3। वेरी गुड, इट इज 4 3। ओके, एग्जामिनर कह रहा है कि इन दोनों का यूनियन करो, तो ये आ जाएगा 2 3 4, यस और नो? तो वन एलिमेंट इज चूजन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी होता है पार्ट डिवाइड बाय टोटल, ठीक है?
तो टोटल हमारे पास हैं 10 एलिमेंट्स और 10 में से ये 3 हैं, so 3/10 is the final answer. Is this clear everybody? Is this clear everybody? Yes, sir. So these questions will be the part of exam. ये part होगा, ये वर्कशीट मैं आपको भिजवाऊंगा, ये काफी सारी बड़ी वर्कशीट है, ठीक है, काफी बड़ी वर्कशीट है और इसके अंदर आपने डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और आपने अपना पेपर जो है ना इसके ऊपर करना है बेटा. द टॉपिक इज सेट्स, ठीक है जी, डन. ओके जी, प्रोसीडिंग. रिवीजन टॉपिक 2 दैट इज टाइम. ओके जी, पेपर 1 में 24 आवर फॉर्मेट और 12 आवर फॉर्मेट को समझ लें, ठीक है जी. 24 आवर फॉर्मेट एंड दैट इज 12 आवर फॉर्मेट. 24 आवर फॉर्मेट के अंदर वी डोंट हैव EM PM, तो मतलब अगर ये लिखा हुआ है ना 07:55, दरम्यान में डॉट्स भी नहीं होते, तो इसका मतलब है इन मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का टाइम है. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी का टाइम देख लें तो इट्स 3:43, तो 12 + 3 15, सो इट इज 15:43, तो ये हमारे पास आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है, ठीक है, यस और नो. बट 12 आवर फॉर्मेट जो है एशियन कंट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे AM PM जिस तरह के हम लोग आदि हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे लिखा है ना कि 3:43 PM, ठीक है, तो 3:43 PM, so it means that in 24 hour format it is 15:43. Is this clear? याद रख लें, one day has 24 hours. I guess ये तो पता होना चाहिए. 1 month has 28, 29, 30 और 31 days, ठीक है. हमारे पास मंथ की ये काइंड्स हैं. पेपर में जब भी मंथ दिया जाएगा तो कह देंगे कि जी इस मंथ में कितने डेज हैं, वो आपसे पूछ लेंगे, और ना दिया हो तो 30 लिख दीजिएगा, ठीक है. ओके, फिर हमारे पास होता है 1 वीक. 1 वीक में वी हैव 7 डेज, ठीक है जी. ओके, फिर हमारे पास आता है कि 1 आवर हैज 60 मिनट और 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स. तो बस ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए प्रायर, तब जाके आप कर सकें. ओके जी, पढ़े जी बेटा. एक बच्चा जरा क्वेश्चन पढ़ ले बेटा, एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ ले मेरा बच्चा, शाबाश जल्दी करो. A TV program list shows that a film begins at 21:55. The film lasts for 100 minutes. At what time will it end? ओके Express जी, using the 24-hour ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर ने पार्ट ए में कह दिया है कि जो फिल्म जो है उसकी स्टार्टिंग टाइम जो है वो 21:55 है, ये स्टार्टिंग टाइम है, मतलब 24 आवर फॉर्मेट में. अब एग्जामिनर ने खुद ये मुझे कहा है कि 24 आवर क्लॉक के जरिए हमें इसका आंसर देना है, ठीक है. इसका मतलब है 21:55 पे आपने मूवी देखना स्टार्ट की और 100 मिनट्स की मूवी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 100 मिनट्स हैज 60 मिनट्स एंड 40 मिनट्स, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो मैं इसमें जरा 1 आवर ऐड करूंगा प्लस 1 आवर, तो ये हो जाएगा बेटा 22:55, यस और नो? जी यस सर. और नो? अब मैं 40 मिनट ऐड कर रहा हूँ फिर, तो 40 मिनट्स में यहाँ पर ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 22. अब 22:95 नहीं होता बिकॉज 1 आवर हैज 60 मिनट्स, तो यहाँ से 60 माइनस कर दें तो यहाँ पर हो जाएंगे 23 आवर्स और ये हो जाएगा 35 मिनट. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? जी सर. तो ये आपकी एंडिंग टाइम होगी बेटा पेपर की, और सॉरी पेपर कहता हूँ, दिमाग में पेपर ही चल रहा है, इस फिल्म की. तो 23:35 के ऊपर आपका एंडिंग टाइम होगी, दरमियान में डॉट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. 24 आवर फॉर्मेट है. The time taken by an athlete to run 3 races, 3 रेसेस उसने की हैं, ठीक है, और 3 रेसेस को उसने किया है. पहली रेस हुई है 3 मिनट्स और 59.1 सेकेंड्स, 4 मिनट एंड 3.8 सेकेंड्स, 4 मिनट्स एंड 1.8 सेकेंड्स. तो हम लोग पहले तमाम सेकेंड्स को ऐड करें, क्योंकि वो मीन टाइम मांग रहा है, मीन कहते हैं सम ऑफ ऑल, पहले तमाम सेकेंड्स को ऐड करें. तो 59.1, 1.6 एंड दैट इज 3.8 सेकेंड्स, यस और नो? जरा ऐड करें बेटा, पॉइंट अपनी जगह पे ले. 8 + 6 कितना होता है बेटा? 14, 14 + 1, 15. तो ये हो जाएगा बेटा 15 सेकेंड्स हैं, ठीक है जी. तो ये 5 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा. 6 + 1,
मतलब 1 + 9 10 11 11 + 3 is how much? 14. Yes or no? तो sir. 64.5 आ रहा है हमारे पास. तो 64.5 is 1 minute and 4.5 second. Yes or no? Yes, sir. It is 1 minute and 4.5 seconds. Yes or no? Yes or no बेटा? सेकंड्स को मैंने पहले ऐड किया है. अब जरा ऐसा करें कि मिनट्स को ऐड कर लें. तो 3 मिनट्स हैं, 4 मिनट्स हैं और 4 मिनट्स हैं. तो 3 + 4 + 4 कितना आ रहा है बेटा? 10 minutes. इज इक्वल टू 11 मिनट्स. ओके 11 मिनट्स. अब 1 मिनट हमें सेकंड की वजह से मिला था, तो ये हो जाएगा 12. कितना हो जाएगा बेटा? 12 मिनट्स. ओके अब 0.5 सेकंड्स ये कितने मिनट्स होते हैं ये हमें लिखना है यहाँ पे. ठीक है, तब जाके मैं इसको डिवाइड बाय 3 कर सकता हूँ. यस और नो? Yes, sir. ओके तो हमारे पास आ रहा है ये 4.5 सेकंड्स. तो 4.5 सेकंड इज हाउ मच मिनट? तो वी नीड टू चेक दैट. तो ये कितना आंसर होगा हमारे पास, ये मुझे बताएं बेटा. 1 minute has 60 seconds and 4.5 seconds is equals to x. Yes. तो ये कितने आ रहे हैं बेटा? जी बच्चा, एक बच्चा करके बता दे जरा. मैं पानी पी रहा हूँ. $0.0075. जाहिर सेठ 0.0075. क्या यही आ रहा है? कोई और बच्चा भी बता सकता है यार. मैंने सेकंड्स को पहले ऐड किया ताकि 1 मिनट आउट कर दूं. Yes, sir. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.0.0075. ठीक है, डिवाइड बाय 3. अब पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो समझने के लिए हमें पॉइंट्स को रिमूव करना है. ठीक है, तो पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? जी व्हाट वी हैव टू डू? व्हाट वी हैव टू डू बेटा? ये So, हम लोगों ने कल डेसिमल्स multiply में किया by- है ना. सर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा? 1000 नहीं, 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करें. 10,000 से यस 4 फिगर्स है ओके तो ताकि ये 1 2 3 4 जंप्स मार लें. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120075 डिवाइड बाय 3 0000. यस और नो? अब आपको पता है कि 5 पे कटिंग होती है. आप इसकी कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करो, यू विल गेट द मीन टाइम. इज दिस क्लियर? यस सर जी sir. बेटा ये 64.5 सेकंड्स जो थे ना, 64.5 सेकंड्स इज 1 मिनट एंड दिस इज 4.5 सेकंड. और 4.5 सेकंड को हमने मिनट में देखा. समझ आई है कि ये कितना मिनट होता है? इज दिस क्लियर? क्योंकि मैं जी, sir. तमाम यूनिट्स को ऐड करूंगा तभी मैं डिवाइड बाय 3 कर सकता हूँ. ओके जी, देख लें बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में. द टाइम डिफरेंस बिटवीन ब्रूनी एंड लंदन इज 7 आवर्स. मतलब दोनों के टाइम में 7 घंटों का फर्क है. सो व्हेन इट इज 19 इन ब्रूनी इट इज 12 इन लंदन. ठीक है, इसका मतलब है कि ब्रूनी का टाइम जो है आगे है और लंदन 12 अभी 12 बज रहे हैं उसमें. व्हेन इट इज 3:30 इन ब्रूनी व्हाट टाइम इट इज इन लंदन? जी तो 3:30 में से क्या करेंगे? 7 आवर्स प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? माइनस करेंगे. वेरी गुड. सो जब हम लोग 3:30 में से माइनस करेंगे 7 आवर्स को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा? बेटा 8:30 क्यों बोल दिया आपने, ये मुझे बताएं. ये 24 आवर फॉर्मेट है, ये 12 आवर फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि AM PM नहीं लिखा हुआ. ठीक है, इसका मतलब है कि 3:30 इन मॉर्निंग. इसमें सब 7 आवर्स निकाल लो. अभी आप मेंटली भी कर सकते हो. ठीक है, तो आप इसमें से 7 आवर्स निकालो तो ये हो जाएगा 2:30 1:30 रात को हो रहा है. ठीक है, 2:30 1:30. फिर आप इसके अंदर वापस जाओ 12:30. फिर हो गया आपके पास 11:30. फिर हो गया आपके पास बेटा 10:30. फिर हो गया बेटा आपके पास 9:30. फिर हो गया बेटा आपके पास 8:30. तो जब 8:30 आपके पास आ गया तो ये आपने AM PM वाला टाइम बताया है, तो आप इसको आप कन्वर्ट करो 24 आवर्स में. तो दोपहर 12 बजे के बाद 8 घंटे हैं, तो इट इज 6. 12 के बाद 8, तो ये हो जाएगा बेटा 20:30. यस और नो?
Yes, sir. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. अच्छा जी, फिर कहता है कि एन एयरक्राफ्ट लीव्स ब्रूनी एट 6:30 PM लोकल टाइम। अब देखें ये AM PM आ गया। It arrives in Dubai at 10 PM local time. The flight took 7.5 hours. Calculate the time difference between Dubai and Brunei. ठीक है, चलो देख लें बेटा, ये ब्रूनी है और यहाँ से है दुबई। ओके, समझिए टाइम जो है ना, ये हमेशा याद रखें, डायग्राम बना ले करें। तो ब्रूनी से फ्लाई किया है, आप गए हैं दुबई, तो ब्रूनी में 6:30 PM थे, फ्लाइट यहाँ पे पहुंची है तो 10 बज रहे थे। तो जर्नी टाइम कितना हो गया बेटा आपका? 4 hours, 3 hours 30 minutes, sir. क्या चीज? 3 hours 30 minutes. 3 hours and 30 minutes. Yes or no? लेकिन फ्लाइट 7.5 hours की थी। तो इसका क्या मतलब है कि ब्रूनी के अंदर क्या टाइम हो रहा था, हम लोगों ने ये देखना है कि टाइम डिफरेंस इनके दरमियान में कितना है। ठीक है, तो 10 hours में से आप 7.5 hour, 10 PM में से आप 10 PM माइनस 7.5 hours, तो ये कितना आ रहा है बेटा? 10 PM में से 7.5 hours माइनस कर लें बेटा, तो ये 2 hour and 30 minute आएगा यार। तो 2.5 hours मतलब 2:30। यस और नो? So to 10 years, Yes. 7.5 minutes, sir. बेटा 7.5 hours लिखिए ना यार, मैं मिनट्स पे करूंगा तो 30 नहीं लिखूंगा यार, क्या हो गया आपको? 0.5 is 30. तो 2:30 मतलब 2:30 PM। ओके, फ्लाइट निकली है 6:30 पे, ठीक है, ब्रूनी के अंदर, लेकिन टेक्निकली उसको 2:30 पे निकलना चाहिए था। तो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस? What is the time difference? 6:30 and 2:30, 4 hours. Sir, 4 hours. Very good. So it is 4 hours. 4 hour is the time difference. एक मिनट जरा देख लें बेटा, I'll be right back. चलें जी, ये देख लें बेटा, क्वेश्चन 3 की तरफ देख लें। Question 3. 5 clocks at a hotel reception does show the local times in 5 different cities at the same time. London, Moscow, Sydney, Tokyo, and New York. Rosida has a breakfast at 8 in Moscow. What is the local time in Sydney? तो मॉस्को और सिडनी के दरमियान में आपको देखना है टाइम डिफरेंस। तो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन मॉस्को एंड सिडनी? जी, व्हाट इज द टाइम 6 डिफरेंस? hours. इट इज 6 hours। तो वो 8 बजे मॉस्को में कर रही है, तो इसका मतलब है कि ब्रेकफास्ट के टाइम इसके में ऐड करने होंगे। ठीक है, 6 hours, तो द टाइम वुड बी हाउ मच? इट इज 14 hours। वेरी गुड। सो 14 hours मतलब दोपहर के 2 बजे का टाइम हो गया। चलें जी, ये वर्कशीट आपको भिजवा दूंगा, बस जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली ठीक रहिएगा। ठीक है, वहां पे पेपर में पूरा चार्ट बनाएं 24 आवर 12 आवर फॉर्मेट के ऊपर, और फिर जाके आप लोग इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज परसेंटेजेस। ये हमने कल स्टार्ट किया था, इसको थोड़ा सा दोबारा करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को जरा, हाँ जी, करेंसी मैंने कल इसमें टच नहीं किया था। कहता है कि द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डॉलर्स एंड यूरो वाज $0.8 to 1 euro। तो आपने सबसे पहले पेपर में ये करना है, यहाँ पे लिखना है डॉलर, यहाँ पे लिख दिया आपने यूरो। अब यूरो का ई सिंबल भी बना सकते हैं। $0.8 जो है ये 1 euro के बराबर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूरोज रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ $300। तो डॉलर के नीचे डॉलर लिख दो 300 एंड दैट इज इक्वल्स टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा बेटा 0.8x
इज इक्वल टू 300, ठीक है जी। ओके, तो डिवाइड बाय 0.8 ऑन बोथ साइड्स। पेपर 1 का क्वेश्चन है तो कामनेस के जरिए, सो x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 0.8। बेटा ऊपर नीचे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा डेसिमल खत्म हो जाए? सर नीचे 10। सर सब मल्टीप्लाई बाय 10। गुड, तो ये हो जाएगा बेटा 3000 और नीचे हो जाएगा 80, तो 0 0 कट गया। सो 300 डिवाइड बाय 8 कर लें जरा, तो क्या आ रहा है आंसर? कटिंग कर लें हाफ पे, 150 डिवाइड बाय 4, फिर कटिंग कर लें बेटा। सेवेंटी फाइव बाय 2 क्या चीज बेटा? सर, 75 बाय 2 आ रहा है और तो 75 पॉइंट्स में by आ रहा 2 है is how much? 37.5। It is 37.5। ये बहुत कम आ गया यार, ये कोई गलती कर दी हमने। जरा एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। सर मेरे ख्याल में 300 डिवाइडेड बाय 8 एक मिनट सर 0. आपने 80 कर दी 8 की जगह। ओ यस, थैंक्स 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 थैंक्स। मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत ही कम आ गया ये। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 8, तो ये हो गया बेटा 3000 डिवाइड बाय 8। तो अब हम इसको करते हैं 1500 डिवाइड बाय 4, तो कटिंग करें बेटा। 375। तो 375 इज द राइट आंसर। थैंक यू। बस देखिए ये एग्जैक्ट पता लगी क्योंकि एक्सचेंज रेट इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं था, वो बहुत कम आ रहा था आंसर, तो वो बीच में कोई गलती हो गई थी। तो दैट इज 375। ओके, फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 450 फॉर 18 मंथ्स। तो मैंने आपको कल पढ़ाया है कि दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT डिवाइड बाय 100। P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, हमें सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। तो वो कह रहा है हमने एक्सपेंड किया यूरोज रिसीव्ड, तो यूरो रिसीव हमें हुए हैं 375। तो 375, रेट इज 4%, टाइम इज 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स इज, अब यहाँ पे मैंने कल आपको सिखाया था 18 मंथ्स इज 18 by 12, यस और नो? 18 by 12 ईयर्स। तो ये हो जाएगा बेटा 3 6 are 18 और 6 3 are 18 एंड 6 2, तो 3 और 2 आ रहा है, तो ऊपर 3 लिख दो और नीचे 2 लिख दो। ओके, सो नाउ तो कर लें बेटा, 2 1s are 2, 2 2s are 4। जी बेटा, सर अगर हम ऐसे एक करेंसी से दूसरी करेंसी में जाना तो कैसे करेंगे? ये आपने स्केल लिखना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में डॉलर और यूरो का गिवन था, मैंने डॉलर इक्वल यूरो लिख के वही स्केल उसके नीचे लिख दिया, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूरोज रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ $300। तो डॉलर गिवन थे, कन्वर्ट करना यूरो में, तो यूरो की जगह पे एक्स लिखा है, क्रॉस फायर कर दो, ठीक है। चलें जी, तो 375 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2 3 6, तो आराम से करें। 375 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100। मैं नीचे 100 नहीं खत्म कर रहा क्योंकि मुझे डेसिमल बनाने में आसानी होगी। तो 375 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें, रफ वर्किंग में कर सकते हैं। 6 5 30, 6 7 are 36, 42, 42 plus 3 is 45, 6 3 are 18, 18 plus 4 is 22, so it is सर 2250। 22.5। तो डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा बेटा 22.5 इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो पेपर 1 में याद रखिए, एग्जामिनर आपकी मेजरली यही चीजें चेक कर रहा होता है। अच्छा, ऑल राइट। सर ये ऊपर क्वेश्चन में 450 क्या कहता है? अ जार कंटेन 370 ग्राम ऑफ जैम। जी, ये ऊपर क्वेश्चन में सर क्या चीज? फाइंड द सर सिंपल $450 है इधर। 50 of for 18 months है सर। ओ, मैंने प्रोसीड कर दिया क्वेश्चन, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गई है? यस सर। बस कॉन्सेप्ट समझ आ गई तो पी की जगह पे अब आपने 450 लिखना है। ओके, समझ आ गई आपको? जी मैं सर। समझा कि वही क्वेश्चन है पहले वाला। कहता है अ जार कंटेन 370 ग्राम ऑफ जैम, उस्मान ate 30% of the jam, what mass of the jam remained in the jar? So 370%, 370 grams मल्टीप्लाई बाय 30%, ये उसने खा लिया है। यस और नो? एक जीरो यहाँ पे कटा, एक जीरो यहाँ पे कटा, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 3 21, तो 1 इधर गया, 2 ऊपर, 3 are 9 plus 2 is 11, 111 ग्राम्स उसने खा लिए हैं। तो 370 माइनस 111, तो 259। 1 कितना आ रहा है बेटा? 2 259।
So 259 is the answer. तो 259 grams जो हैं वो उसके पास रह चुके हैं. Is this clear? In 2006, the population of town was 30,000. This was 5,000 more than the population in 1999. Calculate the percentage increase कि कितना हुआ. तो increase how much? Increase. तो 1999 में था 5,000 माइनस कर लो तो ये 25,000 होगी. Yes or no? Yes or no? So increase percentage निकालनी है. तो जिस चीज की increase निकालनी हो वो ऊपर लिखो. 5,000 increase है. Actual क्या है इन दोनों में? तो 1999 actual है कि 2006? 1999. Well done. So 25,000 multiplied by 100. So तीनों जीरो कट गए. 5 ones are 5, 5 5s are 25. तो 100 divided by 5 करें बेटा कितना आता है? 20% is the increase in the population. Is this clear everybody? चलें जी जरा ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन जरा कर लें, जरा मुझे बताएं. मैं इतनी देर 1 मिनट रेस्ट ले रहा हूँ. जीरो 0.45 का एज अ फ्रैक्शन लिख लो और 13/40 का एज अ परसेंटेज लिख लो. ये पेपर में आती है. किसी भी नंबर को परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100. जीरो 0.45 एज अ परसेंटेज इज, मैं कुछ बच्चों ने आंसर बताया, लेट मी कंफर्म. इट्स 9/20. वेल डन. इट्स 9/20. हमजा नासिर गलत है आंसर. अच्छा पार्ट बी. 13 divided by 40 multiply with 100. So the answer is 65/2. 32.5 लिखना. 32.5 बेटा, 35.2 नहीं. 65 डिवाइड बाय 2 कर रहे हो. क्लियर है बेटा? ये सॉरी अभी इस टाइम कर रहे हो, कोई मसला नहीं है. पेपर में गलती नहीं करना, समझ आई है? सर कीबोर्ड का सर 5 लग गया सर. चलो जी, अल्लाह करे कि पेपर में कीबोर्ड ना लग जाए किधर तुम्हारा. चलें जी, ये देख ले बेटा यार, ये बता दो ना. 15. क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं. Every month salesman pay is made up of a fixed amount plus a bonus. The bonus is the percentage of his monthly salary. पहले मुझे बता, ग्राफ देके बताएं कि फिक्स अमाउंट कितनी है. 3,400. यस 3,400. ठीक है. बोनस कोई काम करे या ना करे उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अलग डिबेट होगी, लेकिन 3,400 उसको फिक्स सैलरी मिलेगी ही मिलेगी. यस और नो? Yes, sir. ओके. अब देखें जी, कहते हैं in 2006 the bonus paid was M% of his this monthly salary. The graph shows how the salesman monthly pay varied with this monthly sales. Okay, we can see that. Use the graph to find the fixed amount. The fixed amount is 3,400. Yes or no? That is okay. In 2006 the bonus paid was M% of his monthly salary. Okay. The graph shows how the salesman monthly pay varied with his monthly sales. कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. तो आप ये मुझे बताओ कि इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा से ज्यादा उसको 4,000 मिला हुआ है बोनस. एग्री? तो इंटरेस्ट रेट क्या चीज होगी इसमें? इंटरेस्ट क्या है देख के बताएं बेटा. जी Sir, I think compound interest है. जरा देखें बेटा, ये मंथली पे है. जरा देखें. Right. $200 का इंक्रीज मिलता है. यस और नो? Yes, हो रहा है. यस और नो? ये मंथली पे, मंथली सेल्स. अगर मंथली सेल 0 है तो 3,400. अगर 5,000 है तो 3,600 हो जाएगी. यस और नो? If the sale is 10,000, so he will receive $3,800. Yes or no? If the sale is 15,000, he will receive $40,000. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Sir, तो फिर $200 का increase आ रहा है. हाँ जी, तो $200 क्या बनता है बेटा? 200 divided by what? 3,400? No. No. 15,000? Because No. as it's the original. No. आप जरा 5,000 वाला सिनेरियो देखें.
if sale is 5,000, yes or no? अगर Yes. सेल आपकी 5,000 है, so you will receive extra 200, yes or no? Yes, we will. So your profit, your bonus, it depends on your sale, yes or no? It does. So part divide by total. So the answer is how much? 0 zeros cancel. So 1 by 2 by 50 is 1 by 25. Times it with 100. So 100 divided by 25 is how much? 4%. So 4% is the interest rate. ये M% है. आप 10,000 का केस ले लो, तो you got 200. Yes or no? Yes. Yes or no? But in 10,000, the your bonus is now 400. Yes or no? Because your basic salary is 3,400. So that would be yes. Well done. So 400 divided by 10,000 is the same answer. चलाओ एक और क्वेश्चन कराओ. जरा ये करके देखें वो क्या आ रहा है भाई. आसान सवाल आप लोग हमेशा गलत करते हैं. 20% पेपर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है. तो 20% का मतलब है 20 डिवाइड बाय 100. ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देना, इधर 60 लिख देना. एक जीरो यहाँ पे काट दो, एक यहाँ पे काट दो. 2 6 आर 12. तो 12 सेंटीमीटर की बात हो रही है. क्लियर है बेटा सबको? जी सर. ओके जी, वेल डन. बेटा ये बस सिंपल क्वेश्चन, ये कल हमने कर भी लिया था. देखें. अच्छा जी इब्राहिम, जरा ये बताओ बेटा, अ हाउस वाज बॉट 20,000 एंड सोल्ड फॉर 50,000. तो प्रॉफिट हुआ है ना? यस सर. कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा? सर 50,000 30,000. 30,000. 30,000 इज द प्रॉफिट. परसेंटेज सर प्रॉफिट. 60% आंसर है. ओके, परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब है जिस चीज की परसेंटेज फाइंड करो सामने लिखो 30,000. इन दोनों में से Yes, sir. एक्चुअल क्या है, 20,000 या 50,000? 20,000. वेरी गुड. 20,000. एक्चुअल इज 20,000. Multiply by ओके, 100. तो ये 4 0 काट दो. 3/2 होता है बेटा कितना? 2 1 2, 2 5 10 50. 50. सो Yes. 3 into So 50 कितना आ रहा 150. है? 150. 150 आ रहा है बेटा. ये किसने कहा था कि 60% आ रहा है? सर 50,000 क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? बेटा एक्चुअल पुराना, समझ आइए ना. प्रॉफिट आपको कॉस्ट पे होता है, सेल पे नहीं. ओके सॉरी. ठीक है जी सर. जरा इधर Sir, देख लें बेटा, इसका एक फार्मूला. आंसर फिर 150% होगा ना? यस, परसेंटेज प्रॉफिट. इधर देखें बेटा, जरा फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ. पार्ट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100. ये याद रखना. अब मेरी आवाज सर सुनो आराम से, सेंटेंस दिमाग में बैठाओ. बेटा जिस चीज की परसेंटेज फाइंड करो वो सामने लिखो, डिवाइड बाय कॉस्ट करो. समझ आ गई? ओके सर. और कॉस्ट को आप ओल्ड भी कर सकते हैं, पुरानी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होती है. मैं एक लॉस वाला केस ले आता हूँ. अच्छा है कि समझ आ गई. ये क्या लिखा है बेटा, सर पढ़ लो. In the sale, a shopkeeper reduced the mark price of his goods by 20%. The mark price of a book was $20. Calculate its price in the sale. ओके, तो सेल प्राइस हमें निकालनी है. तो मार्क प्राइस हमारी हो गई कॉस्ट प्राइस. हमेशा याद रखें कॉस्ट प्राइस 100% होती है. यस और नो? यस और नो? Yes. Yes. ओके, ये जो मार्क प्राइस है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो ये 100% है. तो जो सेल प्राइस है वो हमें नहीं पता, और वो अब 80% होगी क्योंकि 20% रिड्यूस हो गया. यस और नो? सर $16. एक तरीका तो ये है. ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एक्स से आंसर आ जाएगा. दूसरा तरीका क्या है कि 20% ऑफ 20 फाइंड आउट कर लिया जाए. 20% ऑफ 20, सो यू गॉट दैट कि 10% ऑफ 22 होगा तो वो हो जाएगी 16. तो यहाँ से भी आंसर 16 आएगा. बस आपकी अपनी मर्जी है कि 20% ऑफ 20, 20% ऑफ 24 आता है, तो 16 माइनस 20 माइनस 4 करें तो 16 आ रहा है. इजी बेटा, समझ आ गई सबको? Yes, sir. हाँ जी, जरा सॉल्व करके बताएं मुझे. अब सेल प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस निकालो. 20% याद रखना रिड्यूस हो रही है. बस ये याद रखिएगा
कितना आ रहा है बेटा? $72. ओके, तो $72 आ रही है मार्क प्राइस। जी, समझ आ गई जरा सबको? सर 75 आ रहा है। क्यों? अब मुझे करना पड़ेगा फिर, मतलब सेल वॉज, तो ये $60 जो है बेटा, इट रिप्रेजेंट 80%, and mark price is unknown, so it is always 100%. So cross multiply, 60 multiplied by 100% is 60, and that would be 80% x. 80% का मतलब है 80% का मतलब है 0.8, तो divide by 0.8 on both sides. तो 60 divide by 0.8, अब मैं multiply by 10 कर देता हूँ ताकि मैं कटिंग कर सकूं। तो ये हो जाएगा बेटा 600 divide by 8, तो ये हो जाएगा बेटा 300 divide by 4, 150 डिवाइड बाय 2, 75 इज द राइट आंसर। बच्चा किसने बोला था ये? कुछ और बोला था किसी ने? सर हम 20% लेकर उसमें ऐड नहीं कर सकते? बेटा ये आप, यही तो प्रॉब्लम है ना, आप जरा ये चीज समझ डाले ना जरा थोड़ी सी ना। आपने कैमरा खरीदा है 20% ऑफ के ऊपर, समझ आई है? इसका मतलब है यू पेड 80% ओनली, एग्री? यस सर। तो आप जब इसका 20% लोगे तो वो जो 20% आपने नहीं पे किया वो कहां गया? गेट इट? ओके सर, गेट इट। एक्सक्यूज मी ओके सर। जी एक्सक्यूज बोलें। सर वो परसेंटेज ऑफ हमारे पास 25% था, लेकिन हम लोगों ने तो 80% लिया है जो रेस्ट कैलकुलेशन की है। तो Shouldn't वो have रेस्ट we कैलकुलेशन इज, taken? नहीं देखें, द प्राइस ऑफ द कैमरा इन द सेल वाज $60, ठीक है? तो इसका Right. मतलब है कि जो पेमेंट हमने की है वो 80% पेमेंट थी और वो $60 बनती थी, यस और नो? क्योंकि 20% तो नहीं पे किया ना आपने, Yes sir. यस और नो? तो जो ओरिजिनल प्राइस होती है वो हमेशा 100% ही होती है, तभी मैंने यहाँ पे 100% लिखा है, x is equal to 100%, get it? Yes, I got it. That makes sense. Thank you. Okay, that is percentage reduction. अच्छा, okay, what is write down an irrational number between 3 and 4? चलो बेटा बस ये अब एक नंबर का सवाल है। फॉर एग्जाम्पल ये परसों पेपर में आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल आप पेपर में देखोगे। बताओ भाई। हाय हाय यार, 3.5 इज नॉट एन इररेशनल नंबर, प्लीज फॉर गॉड सेक। इररेशनल नंबर एक स्क्वायर रूट लगाना है, इसके अंदर कुछ लिखना है, क्या लिखूं? Sir, 12? नहीं, 12 लिख दे, इन दोनों के बीच में irrational number 12. तो स्क्वायर रूट 12 इज द आंसर। बेटा स्क्वायर रूट 3 क्या कर रही हैं आप बेटा? स्क्वायर रूट 3 Sir, जो है, square root 3 का तो 29 होगा, but I'm talking about the irrational number in between 3 and 4. यस, तो 3 और 2 के दरमियान में जो इररेशनल नंबर होगा वो स्क्वायर रूट 12 है, बिकॉज स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3 एंड स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4, और इनके दरमियान में जितने नंबर आ रहे हैं, स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 14, स्क्वायर रूट 15, ये तमाम इररेशनल नंबर्स हैं। बरीरा समझ आई आपको कि नहीं? बरीरा, डू यू अंडरस्टैंड दिस? बेटा प्लीज गलती नहीं करनी पेपर में। मैंने आपको कल कहा है कि इररेशनल नंबर स्क्वायर रूट्स में होते हैं, स्क्वायर रूट लिख देना। अब आपको पता है स्क्वायर रूट 9 लिखोगी तो 3 आएगा, तो हमें 3 के दरमियान 3 के बाद वाला नंबर चाहिए, तो स्क्वायर रूट 10 लिख दो, 11 लिख दो, 12 लिख दो, लेकिन स्क्वायर रूट 16 नहीं लिख सकती क्योंकि 4 है, ठीक है? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes sir. Yes, sir. चलें जी, बस ये अब आप लोग को मैं वर्कशीट भिजवा दूंगा, काइंडली इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये कल भी हमने किया था। चलें जी, सॉल्व द इक्वेशन टाइप 1। सब गौर कर लें बेटा ताकि किसी का कोई क्वेश्चन रह ना जाए। बेटा एवरीबॉडी लिसनिंग मी? क्या सब सुन रहे हैं मुझे? जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर का। अच्छा, दो नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इक्वल टू नजर आ रहा है, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा अपने लिए दोबारा। ओके, इक्वल्स टू का मतलब है क्रॉस फायर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, डोंट बी इन अ हरी। मैं 4 ब्रैकेट 3 x प्लस 3 ब्रैकेट x माइनस 1। ओके, 4 3s are 12,
इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये इससे होगा, तो प्लस 3x माइनस 3। अरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब 12 को उधर ले जाएं, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 12। So 0 is equals to x square plus 2x minus 15. ओके जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा आपके सामने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेटा मिड टर्म ब्रेक के जरिए, पेपर 1 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि कब का कैलकुलेटर नहीं है। मिड टर्म ब्रेक क्या होती है बेटा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू 15 माइनस 15 आ रहा है। ओके, ये माइनस मैंने क्यों लगाया है, इसके पीछे एक लॉजिक है, बताता हूँ बाद में। 1 और 15 के फैक्टर है 115, 2 में नहीं आता, 3 और 5 डन। 5 में से 3 माइनस करें, आई गेट 2, यस और नो, राइट। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज, दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दें। ओके, हमें यहाँ पे प्लस चाहिए तो बड़े वाले को प्लस कर दो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 15 भी आएगा और प्लस 2 भी आ जाएगा। इज दिस क्लियर? फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 x माइनस 3 इक्वल 0, मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू प्लस 3। दो आंसर्स आए हैं, तो 3 एंड माइनस 5। इज दिस क्लियर? यस और नो बेटा? यस सर। चलें जी, इसका इस तरह का एक आइडेंटिकल क्वेश्चन आपको देता हूँ, अब आप करेंगे। लेट मी फाइंड द क्वेश्चन। चलें जी, सॉल्व करें ये क्वेश्चन। आई नीड अ टाइमर फॉर 1 मिनट। चलें जी, So done. डन। x की वैल्यू क्या आई है बेटा आपकी? So 1.2. ओके जी, तो 7x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3x। 7x इज इक्वल टू 3 4 आर 12 माइनस 3 3 आर 9x। तो मैं 9x को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, तो 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 12। तो 6. 7 plus 9 is 16x is equals to 12 divided by 16 on both sides. तो x is equals to 3 by 4। आपने क्या बोला है बेटा? Yes, sir. 3/4. So गलत हुआ. तो बेटा यही गलती आप कर रहे हैं ना, तो प्लीज इसको अवॉइड करें। ओके जी, ये हम बाद में करते हैं। चलें जी, स्टार्ट पे चले जाते हैं अब। ओके, कहता है अ फार्मूला कनेक्टिंग x एंड y इज दिस। अच्छा, ये मैं अभी वेरिएशन में करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी देख लें, पहले पार्ट बी कर रहा हूँ। ओके, x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। ओके जी, अब यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं, यस और नो, दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं। एग्री एवरीबॉडी? तो 4 3 are 12, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 2 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 के साथ और इट इज इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में 12 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 12। इज दिस क्लियर बेटा? समझ आ गई सबको? समझ आ गई बेटा?
So 3x plus 4x is 7x. Minus 6 plus 4 is minus 2 is equals to 12. Minus 2 वहां पे ले जाए तो ये हो जाएगा 12 plus 2 14 divided by 7 on both sides. So x की वैल्यू एक ही आई है, that is 2. ओके जी, ये देखें जी पार्ट सी देख लें. मिड टर्म ब्रेक अभी कराइए, दोबारा करा रहा हूँ. 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 फैक्टराइज. पहले कॉमन निकालो, कॉमन नहीं है भाई तो मिड टर्म ब्रेक है ये. तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें. ओके जी, तो 2 2 4 मैं -4 लिख दिया. 4 के फैक्टर्स हैं 1 और 4 और 2 और 2. तो 1 और 4 इस्तेमाल कर सकते हैं. 4 में से 1 माइनस करता हूँ -3 आता है. तो मैं लिखता हूँ 2y स्क्वायर लास्ट टर्म, दोनों के साथ आप लिख दो माइनस. ओके, आपको क्या चाहिए बेटा? आपको -3 चाहिए. बड़े वाले को माइनस रहने देते हैं, छोटे वाले को प्लस करेंगे. क्या करेंगे? तो y इज कॉमन, तो 2y प्लस 1. ओके, -2 इज कॉमन, सो 2y प्लस 1. सो 2y प्लस 1 ब्रैकेट y माइनस 2. सो दैट इज द आंसर फैक्टराइज्ड. सॉल्व नहीं करना, इक्वल नहीं है इसमें. ठीक है भाई, समझ आ गई सबको? यस Yes, और sir. नो? ओके, लुक एट द पार्ट ए. पार्ट ए देख लें बेटा. ये कहता है 3tx माइनस 2sx प्लस 15ty माइनस 10sy. ओके जी, तो देयर आर 4 टर्म्स 1 2 3 4. ओके जी, जरा फर्स्ट 2 में देखें क्या कॉमन है बेटा. फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है बेटा? x. So I will write 3t minus 2s like that. What is common in second, third and fourth? Table 5 and y. Yes or no? 5y. पहले 5 मिस क्यों किया जाहिर? पहले कांस्टेंट कॉमन निकाला करें, नंबर जिसको कोफिशिएंट भी कहते हैं. ओके, तो 5 is common. ठीक है, so plus 5 is common and along with that y is common. So I will get 3t minus 2s. Now you can see that the bracket is common. So 3t minus 2s and the leftovers are x plus 5y. I hope all of you got it. हाँ जी, factorize fully. है piece of cake question के नहीं? क्या common है बेटा? Sir, x common है. 5 बेटा आप नंबर पहले देखें प्लीज प्लीज, Five, for God's five, sake. five. 5x is common. So what is left? Yes, sir. Sir, x minus 2. Done. Question खत्म. Look at part B. 3y plus 6 is equals to 7y minus 10. 7y बड़ा है ना, तो 3y को मैं यहाँ पे ले आता हूँ. तो 6 उधर ही है, तो -10 यहाँ पे आके हो जाएगा +10. तो 7y minus 3y हो जाएगा. Is this clear everybody? Yes, sir. 16 is equals to 4y divided by 4 on both sides. So y is equals to what? 4. 4. Okay. Hamza, I remember that कल आपने गलती की थी. Look at part C. सर मैं 3p into p plus 2 is equals to 0. Yes, आपको ही कह रहा हूँ. क्या करेंगे? सर 3p स्क्वायर हो जाएगा सर. नहीं ना, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है आपको? ये Oh, yes. आपको नजर आ रहा है. 3 3p is equals to 0 and p plus 2 is equals to 0. No need to multiply. So p is equals to 0, one answer, and p is equals to -2, second answer. 1 mark. Get it? ओके सर. ये मुझे पता था कि आप ये गलती करोगे, कल भी की थी तुमने. चलें जी, मिड टर्म ब्रेक का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा करें. मिड टर्म ब्रेक पेपर 1 में होती है और ये सॉल्यूशन है. अच्छा, पहले मिड टर्म ब्रेक करें, फिर इक्वल टू 0 पुट करें. अच्छा क्या? ओके, यस, हमने ये भी सॉल्व किया हुआ है. चलें जी, सिंप्लीफिकेशन. तो फर्स्ट वन के लिए सिंप्लीफाई मतलब कि ब्रैकेट को खोलना है, फिर अरेंज करना है. सेकंड वन में सिंप्लीफिकेशन में कॉमन निकालते हैं. तो ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा a-1, और नीचे हमारे पास x कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा a-1. तो ये कैंसिल हो गया, तो x और x, तो आंसर इज x. जी, मीडियम होता है बस. 15 कॉलर है. हाँ, ओके जी. लुक एट पार्ट बी. पार्ट बी को देख लें.
पहले कॉमन निकालते हैं, तो 7 इज कॉमन, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके जी, अब ये कॉमन खत्म नहीं हुआ, 2 मार्क्स के लिए आ रहा है। आप जरा देख लो कि अंदर ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों स्क्वायर्स हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी एंड दैट इज ए माइनस बी। ठीक है जी, चलें जी एक क्वेश्चन मैं देता हूँ इसी से रिलेटेड, जरा करके मुझे बताएं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या आएगा बेटा, जरा करके बताएं। माइक ऑन करके बोलो जरा जल्दी जल्दी यार। x plus 4 वेरी गुड, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सो हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4। व्हाट इफ द क्वेश्चन इज लाइक दैट 2x स्क्वायर माइनस 32। जी अब क्या करेंगे सबसे पहले, सर 2 कॉमन लेंगे। यस 2 कॉमन लेंगे, तो वही प्रीवियस क्वेश्चन बन जाएगा, यस और नो। यस सर। ओके अब जरा देखिए मैं थोड़ा और ट्रिक कर रहा हूँ, 2x क्यूब माइनस 32x, अब क्या करेंगे, टू सर टू प्लस एक्स स्क्वायर common कॉमन लेंगे। लेंगे। नहीं अब 2x कॉमन लेंगे, समझ आई, तो अंदर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 32 माइनस 16, वही पुराना क्वेश्चन बन गया, गेट इट। यस सर। एग्जामिनर आपकी माइंड अवेयरनेस चेक करेगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में जब आपको आइडेंटिटी आ जाती है आप कहते हो बस जल्दी से खत्म करने की करो भाई, वो कोई जरूरत नहीं है भाई, आराम से पहले कॉमन निकालो, कॉमन में पहले नंबर देखो, नंबर कॉमन नहीं था पहले केस में, पहले केस में देख लो नंबर था ही नहीं एक्स के साथ, तो हमने नंबर कॉमन नहीं लिया, हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी बना ली। सेकंड केस में नजर आ रहा था कि 2 और 32 दोनों इवन नंबर हैं, तो 2 को कॉमन ले लिया, एक्स को ले ही नहीं सकते थे क्योंकि 32 के पास एक्स नहीं है। लेकिन थर्ड केस में 2 भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, गेट इट। चलें जी जरा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए करें। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं अब आप लोगों के क्वेश्चन चेक करूंगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 1 hour 30 minutes। कि मैं बोल रहा हूँ तो 1-2 मिनट में रेस्ट भी ले लेता हूँ। लीला का आवाज आ रही है बेटा? जी हो गया बेटा कि नहीं? यस सर। ओके तो क्या आया बेटा आपका आंसर? सर एक आया x -5 और दूसरा 2x + 3। क्या सबका यही आया बेटा? जी सर। जाहिर का भी सेम हो गया, एक और बच्चा बता दे सेम, तो मैं कहूंगा ठीक है बस। इज दिस द सेम एवरीबॉडी? ओके चलो जी डन। ओके पार्ट बी कर लें बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट बी करो तो जल्दी। सर 2y minus 2 और p ओके जी आपका आया है 2y - 2, और p minus थोड़ा 4। लाउड बोले बेटा। सर t सर minus 2y - z। हाँ जी अब एक बच्चा बोले 2y। 2y - z ओके and t - 4s। क्या यही आ रहा जी सबका? यस सर। चले जी तो ये आंसर है। हाँ जी फैक्टराइज कंप्लीटली। पहले वाला क्या है बेटा? कॉमन निकालना है, तो ये हो जाएगा बेटा 5x, 5x अंदर आ common। जाएगा तो 3x + 2 इज द आंसर। सेकेंड वन इज मिड टर्म ब्रेक, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक। ओके जी अब ये कहता है सॉल्व करो, क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है, सॉल्व। तो जरा करके बताएं। ये हो जाएगा 4x और 0.3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? फिर 4 into 3/10 होगा सर। हाँ तो ये साइड पे करना है पहले, 4 × 3/10
तो 12/10 1.2 आता है, यस और नो? और 3x minus 0.2 into 3 is 0.6, yes or no? Yes, sir. ओके, तो 4x बड़ा है तो 3x को यहाँ पे ले आए, माइनस 0.6 वहीं पे है, और ये हो जाएगा प्लस 1.2, ये हो जाएगा x प्लस माइनस इज माइनस, साइन प्लस का आएगा, 1.2 में से 0.6 निकालें तो 0.6 आता है। 0, yes sir. चलो ये पीस ऑफ केक हो गया। कर सकते हैं ना ये आप तीनों सवाल? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. देख लो जरा ये वाला, ये सेकंड वाला देखो जरा, सेकंड वाला पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, क्या फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर है? Yes, sir. तो इस तरह लिख दो, ये हो गया जी a स्क्वायर और ये हो गया जी आपका b स्क्वायर, दरमियान में प्लस 2ab होता है, तो 2a एंड b is 3y, ऐसा ही है बेटा? Yes, So sir. that is a plus b whole square, तो 2x plus 3y whole square, is this clear? Yes, sir. समझ आ गई बेटा? पार्ट 2 देख लो बेटा, 3 कॉमन है, अंदर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 3 के टेबल में 14 कब आता है? 16 आता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. बस आगे कर सकते हो, ये भी हो जाएगा ना, स्ट्रेट है। Square common X- आ जाएगा. x यार स्क्वायर किधर यार, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है यार, ये क्या हो गया आपको? Sorry sir, मैं पढ़ा नहीं. हाँ जी, ये क्या हो रहा है? इवेल्युएट 1 और 2 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर, कैसे करेंगे? Square root. क्या चीज? सर स्क्वायर ठीक। रूट वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, पहले तो जरा स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे। नहीं इतना लंबा तो नहीं है बेटा, क्या हो गया आपको? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो बस स्क्वायर रूट डाल के सर स्क्वायर कैंसिल करके माइनस कर देंगे सर। नहीं, स्क्वायर रूट हम नहीं डाल सकते। Sir common लेंगे. कॉमन क्या है इन दोनों में? स्क्वायर और नहीं। इवन है। नहीं, क्या मैं 1 और 2 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 होल स्क्वायर? यस और यस नो? सर, यस तो क्या मैं 98 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 90, 100 माइनस 2 होल स्क्वायर? यस सर लिख सकते हैं क्योंकि वही जी वैल्यूज बनेंगी। हाँ जी, जी जाहिर आप बोले। 1 मार्क है बेटा, इसके लिए इतनी 1 और 2 का स्क्वायर कौन निकाले बैठ के, और 98 का स्क्वायर कौन निकाले? 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 करना पड़ेगा, और 98 मल्टीप्लाई बाय 98 करना पड़ेगा, बड़ा टाइम लगेगा जी। जाहिर क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया? ओके जी, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी और यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी। तो a है हमारे पास 100 प्लस 2 प्लस 100 माइनस 2, एग्री? बेटा यू विल नो Yes, दिस sir. इन द पेपर, यू विल गेट द सेम क्वेश्चन लाइक दैट। ऐसा ही क्वेश्चन नजर आएगा आपको, नजर आ रहा होगा कि आपने ये करना है। देख लो बेटा, ये आपका a है तो मैंने लिख दिया a प्लस b। अब a में लिखूंगा दोबारा a माइनस बी विच इज 100 प्लस 2 माइनस, अब मैं जब b लिखूंगा ना b, तो मैं b को ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि माइनस आ गया। आ रहा हूँ बेटा, दोबारा समझाता हूँ। 100 माइनस 2, तो ये हो गया बेटा 100 प्लस 100 200, ये माइनस 2 कट गया तो ये आ गया बेटा 200। ओके जी, यहाँ पे 100 और माइनस 100 कटेगा, यस और नो? तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इज 4, तो आंसर इज 800। रिपीट कर रहा हूँ, देख लो भाई। वन मार्क है, इतना दिल का जोर नहीं है हमारा। तो इस तरह 1 और 2 और 98, तो इसको मैं इजीली राउंड कर रहा हूँ 100 के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 और 2 को लिख रहा हूँ और 98 को लिख रहा हूँ, लेकिन किसी और फॉर्म में। मैं कहता हूँ ये 100 प्लस 2 है और ये है 100 माइनस 2, कह सकता हूँ बेटा? यस सर, चलें, शुक्र है। ओके, ये हो गया बेटा a स्क्वायर, ये हो गया बेटा b स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एक दफा a प्लस बी और एक दफा लिखेंगे a माइनस बी। इज दिस क्लियर? a की वैल्यू Yes, है sir. 100 प्लस 2, ओके, प्लस b की वैल्यू है 100 माइनस 2। प्लस में मसला नहीं होता लेकिन माइनस में मसला होता है, तभी मैं ब्रैकेट लगा लिया था। a की वैल्यू है 100 प्लस 2 माइनस, और b की वैल्यू है 100 माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। तो 100 प्लस 100 इज 200 माइनस 2 प्लस 2 कट गया तो ये आ गया 200। ओके, इसमें तो यहाँ आपने पे मैं रूल कौन सा आपके यूज किया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इस्तेमाल किया बेटा, ओके सर। तो ये कट गए।
तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर इज 800। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब देखिए ये जरा पुराना क्वेश्चन है कैम्ब्रिज का, 1 मार्क जो है ना जस्टिफाई नहीं करते इतनी बहुत सारी वर्किंग के, ऐसा ही है ना? Yes, sir. यस तो सर। ये थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अभी। अच्छा, समझ आ गई आपको? लेकिन आ जाए तो आप ये लोग इस तरह में, अगर आप में से किसी ने ऐसा किया ना कि 1 और 2 का स्क्वायर लिया पहले रफ वर्किंग में, फिर 98 का स्क्वायर लिया, तो आप लोग कर लेंगे, आपका आंसर आएगा और आपको आंसर पे नंबर मिल जाएंगे। समझ आई? ओके सर। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कॉमन निकालो, ए स्क्वायर कॉमन है तो अंदर आ गया 4a, ओ सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं है बीच में, तो 4a 5 हो जाएगा। दिस इज सेम पावर ऐड, यस और नो? यस सर। यहाँ पे आपको ब्रैकेट एक्सपेंड करनी है क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स डिफरेंट हैं, यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे फिर मिड टर्म ब्रेक है। कहता है फाइंड गिवन दैट y is equal to 3 is a solution of this equation, कि y is equal to 3 इसका सोल्यूशन है, तो हम y is equal to 3 डाल देते हैं क्वेश्चन में, तो 2 into 3 square plus k into 3 minus 27 is equals to 0. So 3 square is 9, so 2 multiplied by 9 plus 3k minus 27 is equals to 0. 2 9s are 18, so 3k minus 27 plus 18 is equals to 0. 3k is 3k minus 27 minus 18 is minus 9 is equals to 0. 3k is equals to plus 9, divide by 3 on both sides, तो k की वैल्यू आ गई बेटा 3। क्या आ गई है? k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3। k की वैल्यू 3 आई है, तो अब हमने कहता है फाइंड द अदर सोल्यूशन, हमें दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? तो 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करो, कॉमन निकालो, जो कुछ करते हो कर लो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। सर ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व होगा? जी Other जी बेटा। solution? Okay. ओके, पार्ट 1 इज इजी, पार्ट 2 हो गया जी आपका, ये फॉर्मूला है बेटा, नजर आ रहा है ना? ए स्क्वायर नहीं, कॉमन नहीं है इसमें, तो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होंगे, यस और नो? Yes, sir. तो आपने इसमें फैक्टर्स निकालना है, आपको पता है कि माइनस एक्स वाई हो जाएगा। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर नहीं है कंप्लीट, फर्स्ट वाला स्क्वायर है लेकिन 2y होल स्क्वायर तो नहीं है ना किसी का, तो आपको 2 के फैक्टर्स चाहिए थे, 1 और 2 ही आता है, यस और नो? Yes, sir. तो आप फर्स्ट टर्म अपनी जगह पे लिख दो, लास्ट टर्म अपनी जगह पे लिख दो, तो दोनों के साथ माइनस लिखो, तो ये होगा माइनस एक्स वाई माइनस 2xy, यस और नो? हमें माइनस चाहिए, तो हम बड़े वाले को माइनस छोड़ेंगे, छोटे वाले को प्लस कर देंगे। अब ये क्वेश्चन बन गया कॉमन वाला, ठीक है भाई? बेटा ये कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि दो? सर दो है, बिकॉज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ सेपरेट ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ठीक है जी, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेकर सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये आएगा हमारे पास, x कॉमन हो गया तो x प्लस 4 आ जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर इज थर्ड आइडेंटिटी, ये भी हमने किया है, x प्लस 4 x माइनस 4 आता है, यस और नो? Yes, sir. तो इनको काट दें, तो Yes, आंसर sir. आ गया हमारे पास x डिवाइड बाय x माइनस 4। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? रिमूव द ब्रैकेट एंड सिंपलीफाई पीस ऑफ केक। ओके, सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करते हैं, पीस ऑफ केक। ओके, इंडिसेस की डिवीजन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 3s आर 12, a square into a cube, b into b cube b4। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो भाई, आई होप बस बाकी आप लोग खुद कर लेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 16 तक तो पहुंच गया हूँ। Yes, sir. आप फिर शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, शेडिंग ऑफ इनइक्वालिटीज पेपर 1 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनइक्वालिटी किसी को आएगी तो वो कर सकता है, जिसको नहीं आती वो बिल्कुल आराम से बैठा रहे। ठीक है जी, पहले सुन लें इनइक्वालिटीज कैसे किसे कहते हैं, पहले लेक्चर है, सुन लो भाई। इनइक्वालिटी ये चीजें होती हैं, यस और नो? ओके, ये लेफ्ट वाली दो के लिए लगती है डॉटेड लाइन, और इसके लिए लगती है स्ट्रेट लाइन। यहां तक क्लियर है बेटा सबको?
Yes, sir. चलें, गुड। बस ये याद रखें। अब आगे जा रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर। पहले शेडिंग से पहले हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। क्या लिखा है बेटा? पढ़े बेटा। 2x plus 7 less than 3 and x greater than -4. ओके जी, तो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। तो 2x plus 7 is less than 3। अब देखिए यहाँ पे 2x पॉजिटिव है, तो 2x को नहीं हिलाना, नंबर को हिलाएं सब्जेक्ट मेकिंग के लिए। तो ये हो जाएगा बेटा 2x less than 3 minus 7। 2x is less than -4, yes or no? So divide by 2 on both sides. So x is less than what? -2. Is this clear everybody? Yes, sir. And x is greater than or equals to -4. ठीक है जी? Sir, could you please repeat it? I'm not getting it. Okay, look at the first question बेटा। लेफ्ट साइड देख रही हैं? जी sir. Like equals to मैंने इसको सॉल्व किया है, लेकिन 2x पॉजिटिव है ना, Yes, it is. तो उसको उधर ही रहने दें, क्योंकि x आपका वेरिएबल है और इसको नेगेटिव नहीं करें। आप लोगों को नेगेटिव नहीं करना इनइक्वालिटी में, ठीक है? जी तो +7 को आप लोग मूव करके इधर लेके जाते हैं, -7 हो जाता है। जी डिवाइड बाय 2 करूंगा तो -2 आ जाएगा। yes आ जाएगा. So अब that's कहता है all. कि x, दैट्स ऑल। अब जरा देखें यहाँ पे नंबर लाइन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये हो गया मेरे पास -2 और ये है मेरे पास -4, ठीक है बेटा? जी sir. ओके, -4 पे मैंने सर्कल लगाया लेकिन शेड भी कर दिया, क्योंकि ये इक्वल टू भी लिखा हुआ है इसके नीचे, यस और नो? Yes. और यहाँ पे मैं सर्कल लगाया लेकिन शेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? यस, Okay. शेडिंग इन द ग्राफ इज इंक्लूडेड इन पेपर 1। अब मैं इनके दरम्यान में लाइन लगा रहा हूँ। Sir, बताएं तो जी। -2 की शेडिंग क्यों नहीं की? बेटा वो वहां पे देखे ना, वहां पे ये वाली इनइक्वालिटी थी, समझ आई ना? जब नंबर Which लाइन means होती कि है ना, जब एक नंबर लाइन dotted होती line. है, जब देखिए जी नंबर लाइन आप बनाते हैं ना, तो जब ये वाली इनइक्वालिटीज हो तो आप सर्कल लगाते हैं, शेड नहीं करते, ठीक है? जी ठीक है. और जब ये वाली इनइक्वालिटीज हो तो आपने सर्कल लगाना है और सर्कल को शेड भी कर देना है, ठीक है? इसका मतलब है कि -4 इज आल्सो द सॉल्यूशन, यस और नो? Yes, it is. Okay, according to this it says x is less than -2, so x is less than -2 हमारे पास आता है -3 और -4, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Or in the second question it says that, in second part it says that x is greater than or equals to -4, तो मतलब -4 और -3 हो सकता है, yes or no? Yes, sir. So the answer for the part B is -3 and -4. These two integers will satisfy both the inequalities. Okay? Okay, sir. Okay जी. Sir, how Proceeding did we the got -3? see that beta -3 is in between the -2 and -4, and that is integer, yes or no? Okay, that's the integer. Yes, it is. चलो, that's good. देख लें बेटा एक और सवाल। ये कितने क्वेश्चन है बेटा? एक है कि दो हैं? Yes, there are 2 questions. लाइन लगा लो। यहाँ पे लिखेंगे 4 लेस देन इक्वल्स टू 2x + 13 और यहाँ पे लिख देंगे 2x + 13 लेस देन 9। ऐसा ही है बेटा, यस और नो? ओके, इन दोनों को इकट्ठा लिख देना है और इन दोनों को इकट्ठा लिख देना है, तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, +13 को मैं वहां पे ले जाऊंगा, देखो 2 पॉजिटिव है तो मैं इसको नहीं हिला रहा, तो 4 - 13 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x, तो ये आएगा बेटा -9 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4.5। तो क्या मैं इसको जरा सेट करके ऐसे लिख सकता हूँ समझने के लिए, यस और नो? अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, नाउ सेकंड पार्ट देख लें बेटा। 2x is less than 9 - 13, 2x is less than -4, divide by 2, divide by 2, cancel, so x is less than -2. Done? Done? Yes, sir. Okay, now it's time for the number line. Number line लगा दी मैंने, -2 और -4.5 लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मेरा -2 है, and that would be for example -4.5, yes or no? अब मैंने सर्कल्स लगाने हैं इसके ऊपर। ओके, यहाँ पे जो सर्कल लगेगा वो कलर हो जाएगा, यस और नो? Excuse me, sir. Sir, Yes, इधर तो excuse. हमारे पास
शेडेड लाइन वाले वेरिएबल नहीं गिवन, तो फिर शेड कैसे कर लिया हमने 2 को? नहीं, मैं इंटीजर्स निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ओके सर, ओके ओके ओके, और -2 के ऊपर मैंने सर्कल लगाना, लेकिन शेड नहीं करना, ठीक है? ऐसा ही है ना? ओके, फर्स्ट इनइक्वालिटी कहती है ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 है, तो मतलब वो इस तरफ जाएगी, यस और नो? यस और सेकंड इनइक्वालिटी कहती है लेस देन -2 है, तो वो इधर आएगी, यस और नो? तो इनके दरमियान में जो नंबर्स हैं वो है -3 और -4, यस और नो? Because -4.5 is not an integer, it is a decimal. Agree? एग्रीड। Yes, sir. समझ आ गई है हाजिम? ओके जी, पहले सर हम लोग इनइक्वालिटी -4 भी ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? नहीं ना, -4 हम बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप Okay. लोग अगर वो क्वेश्चन एज इट इज ही प्लॉट करोगे जैसे मैंने किया है, देखें, तो गलती के चांस कम है ना, जी ठीक है। ठीक है? -2 से -4.5 तक दो ही इंटीजर आ रहे हैं, -3 और -4, और वो कह रहे हैं ना कि सॉल्व द इनइक्वालिटी विच सेटिस्फाई द बोथ द इनइक्वालिटी, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना इसको। जी सर। ओके, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर k which satisfy this। तो पहला पार्ट देख लें बेटा, 7k is greater than or equal to 36, divide by 7 on, so k is greater than or equal to 36 divide by 7 क्या आएगा approximately, जरा ये बता दें मुझे, approximation बताएं। 7 5 35 आता है ना, 5 point something, yes or no? 5.12 something, 5 point something, agree? agreed। So it would be greater than or equals to, तो हमें smallest possible integer बताना है, तो 5.1 से बड़ा integer कौन सा है? What is the integer greater 6। than 5.1? 6 is the smallest possible, yes or no? Well done. चलें जी, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप लोग खुद, ट्राई करें जी क्वेश्चन 7। सर इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करना होगा ना? जी बिल्कुल, 2 पार्ट में करना है, लाइन लगा लो। जी क्या आंसर्स आए हैं आप लोगों के? आज कैसे हो? चलो आराम से, आराम से, देन क्लोज द डोर। अच्छा, सर x लेस देन 2 और एक आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ओके जी, एक आ रहा है बेटा x इज व्हाट, x इज लेस देन 2, दूसरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ओके जी, तो अब बारी है नंबर लाइन की, तो 2 यहाँ पर होगा और -1 यहाँ पर होगा, ऐसे ही है ना? अब बारी है Yes, sir. सर्कल लगाने की, तो -1 पे कलर लगाएंगे, कलर्ड सर्कल होगा, और 2 के ऊपर कलर्ड नहीं होगा, तो लेस देन 2 होता है वो इस साइड पे आ रही है, यस और नो? और ग्रेटर देन और इक्वल टू इस साइड पर आ रही है, Yes, sir. तो इसके आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं Sir, 1 and 3. बेटा? क्या हो गया आपको? लेस देन 2, लेस देन 2 इज 1 0 Sorry. and it will be 1 -1 0. as well, 1 0 and -1 as well, okay? Yes, sir. Yes. So that is the answer. चलें जी, write down the equation of the line L on the grid, draw and label x is equals to 1, y is equals to 3 and x plus 5 is equals to 2 and shade the region which satisfies this one। तो हम रीजन शेड करते हैं पहले, तो x is equals to 1 लाइन लगाते हैं सबसे पहले, तो x is equals to 1 is the vertical line, yes or no? और देख ले मैंने ये वर्टिकल क्यों Yes, लगाई sir. है, क्यों, बिकॉज इट्स दैट मच दैट इनइक्वालिटी, तो स्ट्रेट लाइन लगेगी। y is less than equals to 3, तो y is less than equals to 3 is this line, done?
डन? Yes, sir. Yes, ओके, sir. मेरे ख्याल से इन्होंने ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन लगाई हुई है खुद ही, तो नहीं लगाई तो हम लगा लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन लगाने के लिए भी 2 पॉइंट्स, तो x एंड y को x को 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू 2, यस और नो? Yes, sir. और y को 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 2, तो 0 2 इज दैट पॉइंट एंड 2 0 इज दिस पॉइंट, यस और नो? Yes, So sir. we got this line. जी बेटा, समझ आ गई आपको बेटा? जी सर. लाइन लगा दी, ओके जी। अब एग्जामिनर कह रहा है शेड करो। शेड करने के लिए बड़े छोटे का पता होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1, तो जब x 1 से बड़ा है तो इसका क्या मतलब है? इसका X क्या would be मतलब है more बेटा? than 1. यस, तो लेस देन 1 विल Integer बी more क्रॉस्ड, than 1 आएगा. ठीक है? मोर देन 1, तो मोर देन 1 हमारे पास जो रीजन है वो ये x इज इक्वल टू 1 जो लाइन है इसका राइट साइड है, यस और नो? ये देख लें, ऊपर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी राइट साइड आएगी, तो लेफ्ट साइड जो होगी जितनी भी है वो सारी क्रॉस हो जाएगी। तो हमने शेड कौन सा करना है? ये तीनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है, तो नॉट इंक्लूडेड शेड नहीं करना, ठीक है? तो ये वाला सारा रीजन हो गया। एक मिनट कलर चेंज करने दें, तो इनको लगा देंगे हम लोग क्रॉस, ये वाला क्रॉस, ठीक है जी? इज दिस क्लियर? सेकंड वन इज y इज लेस देन 3, तो ग्रेटर देन 3 वाला रीजन क्रॉस हो गया, यस और नो? Yes, sir. एंड सेकंड लास्ट वन इज x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ये लाइन है, तो ये नीचे वाला क्रॉस हो गया, तो ऊपर वाला रीजन शेड हो गया, यस और नो? Yes, sir. ये वाला Yes, sir. रीजन हमने शेड करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पहले करेंगे फिर एडवांस पे चले जाएंगे। अच्छा जी, कहता है द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल ABC इज डिफाइंड बाय द थ्री इनइक्वालिटी। थ्री इनइक्वालिटी का मतलब है कि तीन इक्वेशंस हैं, तो ये डॉटेड लाइन है, सारी डॉटेड लाइन है, तो मतलब ये वाली इनइक्वालिटीज लगेंगी, ठीक है हाजिम? द नेम ऑफ दिस लाइन इज बेटा y इज इक्वल्स टू 1, तो ये ट्रायंगल ऊपर है तो मैं कहूंगा y इज ग्रेटर देन 1, डन? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके, वन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज इज दिस वन, ये वाली इनइक्वालिटी है, और ये डॉटेड लाइन देखिए 5.5 शो कर रहा है कि वो यहाँ पर है, यस और नो? तो इसका मतलब है हमें ये वाली फाइंड करनी है कि ये क्या चीज है, एग्री? तो दिस इज द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने का तरीका होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यस और नो? एज वी कैन सी दैट द ओरिजिन y इंटरसेप्ट इज c, तो मतलब वो 0 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस 0। ओके, m की वैल्यू निकालते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन क्या है? तो व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन? तो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन के लिए हमारे पास ये छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, इसके अंदर राइज बाय रन देख लेंगे इसका। तो m इज इक्वल टू राइज इज 2 and the run is 1, तो gradient is 2, तो ये इस लाइन का नाम है y is equals to 2x। is this clear everybody? Yes, sir. so first inequality is y is greater than 1, and the second inequality ये लाइन है बेटा, ये लॉग y is equals to 2x, ये ट्रायंगल इसके नीचे है ऊपर नहीं है, तो ये हो जाएगा y is less than 2x। is this clear? Yes, sir. शुक्र। ओके, कहता है how many points with integer coordinates lie in the shaded region। तो देखें integer coordinates ये हैं, ये हैं, ये हैं, yes or no? तो 3, Yes. so 3 is the answer। देख लें, कहता है the diagram shows the line, ये लाइन उन्होंने खुद लगाई है। on the diagram draw the line, तो लाइन लगाने के लिए बेटा what we need, लाइन लगाने के लिए we need 2 points। x को 0 पुट किया, y minus 2 आ रहा है, तो 0 minus 2 मैंने प्लॉट कर दिया। x को मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि x के साथ आपको 1/2 नजर आ रहा है, मैं 2 पुट करता हूं, ठीक है, ताकि 2 और 2 कट जाए, तो ये हो जाएगा
y is equals to 1 by 2 into 2 minus 2, तो 2 2 कट गया, तो y is equals to 1 minus 2, तो y is equals to minus 1. Done. So 2 and minus 1 is that point. चलें जी, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ ऐसा होगा. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? On the diagram they say that shade and label the region are defined by the three inequalities. तो हमें wanted region चाहिए, unwanted नहीं. तो shade and label the region R. तो पहले हम label R करेंगे. पहले हम लोगों को पहले unwanted region को cross करना है. X is greater than 0. तो less than 0 ये है ना, cross हो गया. Yes or no? Yes, sir. Okay जी. फिर कहता है 2y is less than equals to 4 minus 3x. ये इन्होंने खुद लगाई है. तो लेस वाला हमारा वांटेड है, तो ऊपर वाला सारा क्रॉस हो गया. यस और नो? जो जो रीजंस आपको नजर आ रहे हैं सब क्रॉस कर दें. एग्री? ओके. y इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ x माइनस 2. तो ये लाइन इसके ऊपर वाला तो नीचे वाला क्रॉस हो गया, तो हमें मिल गया रीजन R. यस और नो? और हमने इसको शेड भी कर देना है. सर 2y वाली की समझ नहीं आई. 2y पहले ड्रॉ करना समझ आई है? जी सर, वो तो आ गई है. चलो, ये कह रहा है ना कि y इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ x माइनस 2. यस सर. तो ये इस लाइन के ऊपर होगा, तो इस लाइन के ऊपर यही रीजन बचा है जहां पे मैंने क्रॉस नहीं लगाया हुआ, बाकी सारे क्रॉस हुए हुए हैं. यस और नो? यस सर. तो दैट इज द रीजन R. इजी? यस सर. चलें जी यार, बस अब आप लोग अटेम्प्ट करें. मैं वर्कशीट्स आपको भिजवा देता हूँ, आप लोग इसको अटेम्प्ट करें. फिर पेपर्स में जाके आप लोग इसका अपना पूरा वहाँ पे सॉल्यूशंस वगैरह करें, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए. इज दिस क्लियर?